नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और हमारी इस चैप्टर वाइज सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में अब आपके पास आ रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो चलिए भाई एक बार से फटाफट से हमारे इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके वन बाय वन सभी तरीके के क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, मैप बेस्ड, सोर्स बेस्ड, हर तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्रिएटिव माइंड मैप से हमारे इस चैप्टर को रिवाइज करने की। तो अगर बात करी जाए कि भाई किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर जो है ये डील कर रहा है 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 600 सी तक का ये जो टाइम पीरियड है उसके बारे में। और जिसमें हमने क्या देखा बेटा, जिसमें हमने ये देखा कि भाई जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो अब सभी जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ यानी कि गंगेटिक वैली में आकर सेटअप होना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, सो दैट शोज द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली स्टेट, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप सेकेंड अर्बनाइजेशन भी यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम इस समय की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेजर जनपद का राइज दिखेगा। अब ये जो 16 मेजर महाजनपद हैं, ठीक है, जिन्हें आप अलग अलग नाम, जैसे कि हमने अंग देखा, चेदी देखा, मत्स्य देखा, मगध देखा, ठीक है, ये जो अलग अलग महाजनपद हैं इनमें से कुछ जो हैं वो आपके कैसे होंगे, मोनार्कीज हैं, और कुछ जो हैं वो ओलिगार्कीज हैं। ठीक, तो दोनों तरीके का फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ यहाँ पर मोनार्कीज होंगी और कुछ जो है जैसे कि वज्जी है, ठीक है, जो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वो आपको रिपब्लिक फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि भाई व्हाट आर दी फैक्टर जिसकी वजह से ये सभी महाजनपद जो हैं वो इस गंगेटिक प्लेन के रीजन में आपको राइज होते हुए नजर आते हैं। और ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, सो व्हाट आर दी फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर क्या है भाई कि फर्टाइल गंगेटिक प्लेन है। ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल लैंड था जिसके कारण अच्छे खासे से एग्रीकल्चर यहाँ पर हो सकता था और लोगों का सेटलमेंट इस रीजन में पॉसिबल था। उसके बाद बात करी जाए तो भाई यहाँ पर आयरन ओर की अवेलेबिलिटी थी। अब आयरन से बहुत अच्छे से आप टूल्स बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, आर्म्स बना सकते हैं। ठीक, उसके कारण भी लोग यहाँ पर सेटल होने शुरू हुए। देन बात करी जाती है स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एलिफेंट फोर्स की, कि भाई यहाँ पर जो है अगर आप बात करें तो काफी डेंस फॉरेस्ट थे और उन डेंस फॉरेस्ट में जो एलिफेंट्स थे उसकी वजह से इन एरियाज की जो आर्मी है, स्पेशली जब हम मगध की बात करते हैं तो वहां की आर्मी जो है वो काफी स्ट्रांग होती है। उसके बाद बात करी जाए तो भाई ये सभी महाजनपद जो हैं ये काफी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे इन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया हुआ था जिसकी वजह से भी ये सस्टेन कर पाए थे। ठीक है, तो जैसे आप बोल सकते हो कि भाई प्रोटेक्शन के या डिफेंस के पर्पज से ये ज्यादा स्ट्रैटेजिक हुई या फिर ट्रेड के पर्पज से ज्यादा स्ट्रैटेजिक हुई या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो वहां पर घटा हुआ होगा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं कि और जो रीजन जिसकी वजह से इनका राइज हुआ तो दैट इज द इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, की भाई स्ट्रॉन्ग रूलर थे, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिनकी वजह से ये महाजनपद जो है वो हमें यहाँ पर नजर आते हैं। उसके बाद बात करी जाए कि भाई ये जो 16 महाजनपद है इन 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद जो है वो मेन है। कौन कौन से? मगध, वत्स, कौशल और अवंती। अब इन सभी में से मगध जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल इमर्ज होता है और इस ही मगध रीजन में अलग अलग रूलर्स जो है, अलग अलग डायनेस्टीज जो है वो रूल करती हैं। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है मौर्यन एम्पायर। तो भाई मौर्यन एम्पायर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया जिसे स्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो नंदा डायनेस्टी थी, ठीक है, जो धनानंद थे उन्हें यहाँ जो चाणक्य है उनकी हेल्प से उन्होंने यहाँ पर उन्हें हटाया हुआ था और एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ था। उसके बाद इनके सक्सेसर होते हैं बिंदुसार और उसके बाद जो अनदर इनके सक्सेसर होते हैं जिनका नाम है अशोक, जिन्होंने आगे जाकर मौर्यन एम्पायर को एक अलग जेनिथ तक पहुंचाया हुआ था। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई वहां पर रेवेन्यू को कलेक्ट करने का इन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया हुआ है। प्रोड्यूसर्स जो है उनके बारे में बात करिए, टैक्सेस को कैसे कलेक्ट करना है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखना है, इन सभी चीजों के ऊपर मौर्यन एम्पायर ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। देन इनकी कैपिटल जो थी, तो शुरुआती जो कैपिटल थी वो थी राजगीर, बाद में आगे जाकर ये जो कैपिटल थी उसे चेंज किया गया पाटलिपुत्र में। यहाँ पर लार्ज ब्यूरोक्रेसी थी जो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, इस पूरे एम्पायर को मैनेज कर रहा था। साथ ही साथ इनके कई सारे प्रोविंशियल सेंटर्स भी थे जहां से ये लोग और अच्छे तरीके से अपने गवर्नेंस को एग्जीक्यूट कर रहे थे। देन बात करी जाए कलिंग वॉर की, कि भाई कलिंग वॉर होता है अशोक के जीवन में और इस कलिंग वॉर के बाद अब जो अशोक है उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं युद्ध ना करके किसके ऊपर फोकस करूंगा, अब मैं धम्म के ऊपर फोकस करूंगा, यानी कि रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज को कहीं ना कहीं लोगों में इनकलकेट करूंगा, मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करूंगा। ठीक है जी। तो इस मैसिव डिस्ट्रक्शन और ब्लडशेड के बाद अब अशोक जो हैं वो यहाँ पर धम्म महामत्तास की हेल्प से उन्हें अपॉइंट कर कर अपना जो पूरा स्टेट है उसमें सोशल और जो आप बोल सकते हो मोरल वैल्यूज जो है उन्हें इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए उसके बाद बात करी जाए ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड अर्बनाइजेशन की। तो भाई ये वो समय है जहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेड का एक्सपांशन हो रहा है, क्राफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, और ये सभी जो इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर बड़े बड़े टाउन जो है वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे। सो दैट शोज कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजर अर्बनाइजेशन फैक्टर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ट्रेड की बात करी जाए तो भाई इनलैंड ट्रेड भी हो रहा है, ओवरसीज ट्रेड भी हो रहा है, ओवरलैंड ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाएगा। रूलर जो है वो इस ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कैप्सूल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, कैश का यूज मिल रहा है, लेबर सर्विसेज देखने को मिलेगी। अब ये तो बात हुई ट्रेड की। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की कि भाई एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक मेनस्टे, और इसके कारण क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर का एक्सपांशन जरूरी है। और एग्रीकल्चर का एक्सपांशन कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लैंड ग्रांट, कि भाई जैसे जब किंग है या आप बोल लीजिए कि जो एलिट्स हैं वो अपने आप को लोगों के बीच में महान बताने के कारण यहाँ पर जो लैंड है उसे ग्रांट कर रहे हैं, और इसे जनरली दिया जा रहा है ब्राह्मण्स को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं जो उस एरिया के जो लोग हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाना, और साथ ही साथ आगे आने वाली जनरेशन को बताना कि हम कितने महान हैं। इसके लिए इसे इंस्क्रिप्शंस के या वोटिव जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसके ऊपर इसे रिकॉर्ड भी करवाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें भाई क्राफ्ट की, तो यहाँ पर आपको कई सारी गिल्ड दिख जाएंगी, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि मंदसौर में किस तरीके से जो सिल्क वीवर हैं उन्होंने अपनी गिल्ड जो है वो यहाँ पर बनवाई हुई थी। देन मेटल वर्कर्स हैं, आपको टेक्सटाइल में क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, पॉटरी, ज्वेलरी, अलग अलग चीजें जो है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब जब ट्रेड है और क्राफ्ट है तो भाई आप बोल सकते हो इकोनॉमी को चलाने के लिए कॉइन्स का यूज हो रहा है, करेंसी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर मॉनेटरी सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग तरीके के कॉइन, सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स जो कि मौर्य के एज में आए, उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई अलग अलग तरीके के कॉइन्स आए, गोल्ड के कॉइन्स आए, सिल्वर के कॉइन्स आए, ठीक है, उसके बाद कॉपर के, ब्रॉन्ज के, अलग अलग तरीके के जो कॉइन्स है वो यहाँ पर यूज करे जा रहे हैं। इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं उन्होंने अपने नाम वहां पर लिखवाए हुए हैं उन कॉइन्स के साथ, जिसकी हेल्प से खरोष्टी को डिसाइफर किया गया। ठीक, तो ये सभी अलग अलग कॉइन्स जो है वो बताते हैं कि उस समय पर ट्रेड जो है वो कितना ज्यादा प्रेवलेंट है। देन अगर बात करी जाए इंस्क्रिप्शन की, तो भाई इंस्क्रिप्शन जो है वो हमारे लिए एज अ सोर्स है जिसकी मदद से हम इन सभी डायनेस्टीज को, इन सभी रूरल एम्पायर्स को जान पाए हैं। तो अगर बात करी जाए इंस्क्रिप्शंस की, तो इंस्क्रिप्शन आर दी आप बोल सकते हो कि लेटर, या आप बोल लीजिए कि भाई एक मैसेज जो लिखा हुआ है किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, अब चाहे वो स्टोन हो जाए या फिर वो आपका मेटल हो जाए, ठीक, जिसके ऊपर जनरली जो राजा होते हैं वो अपने रॉयल ऑर्डर्स हो गए, डिक्रीज हो गए, वो लिखवाया करते हैं, अपना कोई मैसेज जो कि वो अपने सब्जेक्ट्स को बताना चाहते हैं वो भी इसके ऊपर लिखवाया जाता है। उसके बाद आती है प्रशस्तीज। अब प्रशस्तीज आर द काइंड ऑफ अ रॉयल इयोलॉजीज, जैसे कि समुद्रगुप्त ने बनवाई हुई थी अपने हरिसेन के थ्रू, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने आप को भगवान के साथ कंपेयर करवाया हुआ था, ठीक है, कि भाई जिस तरीके से महान राजा समुद्रगुप्त हैं वैसे ही राजा इंद्र भी हैं। ठीक, सो दैट शोज कि किस तरीके से राजा जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान के इक्विवेलेंट रख रहे हैं। दैट शोज द डिवाइन किंगशिप ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो एक डिवाइन किंगशिप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अलग अलग राजाओं के थ्रू, चाहे फिर वो सातवाहनास हो गए, कुशान्स हो गए, जिन्होंने अपने आप को गॉड की इक्विवेलेंट रखना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। तो डिवाइन किंगशिप में जो किंग है वो अपने आप को एक डिवाइन स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है, अपने बड़े बड़े कोलोसल स्टैच्यूज जो है वो यहाँ पर बनवाए जा रहे हैं। किंग जो है अपने भगवान के साथ अपना नाम जो है वो लगा रहे हैं, कॉइन्स में एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ किंग की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद रिचुअल्स परफॉर्म करे जा रहे हैं, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करे जा रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, और हर तरीके से किंग जो है वो अपने लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल जो है स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ तक अगर हम बात करें तो मौर्यास के आगे आकर है ना, गुप्ताज आपको देखने को मिल जाएंगे, सातवाहनास देखने को मिल जाएंगे, कुशान्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम फार साउथ की बात करें तो संगम एज में यहाँ पर आपको चोला, चेरा, पांड्या जैसे जो चीफडम्स हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करी जाए कि भाई द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, तो वैसे तो हमें जो नॉलेज पता चला है वो कहाँ से पता चला है, वो इनके इंस्क्रिप्शन से पता चला है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा नॉलेज जो है वो आपको जातक से पता चला है, जहां से आपको समझने की कोशिश करी कि भाई जो आम जनता है वो राजा के बारे में क्या सोच रही है, ठीक। तो उससे हमें पता चला कि भाई किंग जो है वो लोगों से टैक्सेस को कलेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, और जब इन लोग जो है इस चीज को नहीं दे पाते हैं, टैक्स नहीं दे पाते, तो उस समय पर वो जंगलों की तरफ भाग जाया करते हैं। और ऐसे केस में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए किंग जो है वो नए नए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं। साथ ही साथ किंग जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर, सोशल एक्टिविटीज जो है उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, वारफेयर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज करी जाती हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया जाता है, डेवलपमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये वो सभी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको इस चैप्टर के थ्रू बताई हुई थी कि भाई किंग और जो उनके सब्जेक्ट्स हैं और जो टाउन्स हैं उनके बीच में रिलेशन आपको किस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलिए
अब वन बाय वन इनके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो भाई पूरा ये जो सैंपल पेपर है इसमें टोटल 34 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि 5 सेक्शंस में यहाँ पर बटे हुए हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है उसमें हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। दूसरे सेक्शन में सॉल्व किया जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स को कैरी करेगा। देन बात करी जाएगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की, जहां पर हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। और लास्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कि पूरा सेक्शन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले अपने साथ में एक पेपर और पेन रख लीजिए और साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, अपने आंसर्स को लिखते जाइए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ सोशल बिहेवियर एज लेट डाउन इन धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्र ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत। अब ये जो क्वेश्चन है आपका आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई ने 2025 यानी कि पिछले ही साल पूछा हुआ था। अब यहां पर आपको बताना है कि 4 कोड आपको लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा जो है वो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो दीज नॉर्म्स वर टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स ओनली, क्या ऐसा था? जी नहीं। ठीक है, दीज नॉर्म्स वर बीइंग फॉलोड यूनिवर्सली, क्या ऐसा चीज थी? क्या यूनिवर्सली इन नॉर्म्स को फॉलो किया जाता था? नहीं, हमने इसमें एक्सेप्शंस भी देखे हुए थे। ठीक है जी, चलिए, दीज नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड यूनिवर्सली, जी हाँ, एंड द ओनली द रूलर्स फॉलोड दीज नॉर्म्स, तो क्या ऐसे था? नहीं। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करी जाए। सो देयर वर 2 क्लूज, है ना, 2 क्लूज आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और इन दोनों क्लूज को पढ़कर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस रूलर की यहाँ पर बात हो रही है। सो ही वाज कॉल्ड एज देवनाम पिय एंड पियदसी। ही रूल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 268 टू 233 BCE। ही इज रिमेंबर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ धम्म। ठीक है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का ये क्वेश्चन है। तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, किसकी बात हो रही है? तो भाई देवनाम पिय और पियदसी, ये जो 2 टाइटल हैं, ये जेम्स प्रिंसिप की मदद से हम समझ पाए हैं कि किसे कहा जा रहा है, ये किसकी बात हो रही है? अशोक की बात हो रही है। और इन्होंने ही आगे जाकर धम्म को प्रोपगेट किया था, किसकी हेल्प से? धम्म महामत्तास की हेल्प से। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिसको आपको सॉल्व करना है। सो असर्शन इज फ्रॉम 500 BCE norms were compiled in Sanskrit text known as the Dharmashastras and Dharmasutras. Reason is Brahman led the code of social behavior for the society in general. ठीक है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्या ये बात सही है? जी हाँ। ठीक, धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास जो कि 500 BC के अप्रोक्स में लिखे गए थे, उसमें क्यों लिखे गए थे? ताकि सोसाइटी जो है उसे एक आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाए, ताकि सोसाइटी जो है वो रेगुलेटेड रहे और एक अनरूली बिहेवियर जो है वो सोसाइटी में ना देखा जाए। इस कारण से धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास को प्रिपेयर किया गया था। तो क्या होगा? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट फॉर द असर्शन। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब ये भी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इमेज दी जाती है और इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस बारे में आपको बता रही है। ठीक, सो वेदर इट इज अ स्कल्पचर ऑफ अ गुप्ता किंग या फिर मौर्यन किंग, कुषाण किंग या फिर चोला किंग, किसके बारे में है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या होगा आपका? कुषाण किंग होगा। क्यों कुषाण किंग होगा? क्योंकि भाई कुषाण जो थे उन्होंने यहाँ पर डिवाइन किंगशिप का जो नोशन है उसे यहाँ पर प्रोपगेट किया था और इसके कारण यहाँ पर उन्होंने अपने इस तरीके से जो कोलाजल स्टैच्यूज है वो यहाँ पर मथुरा और पेशावर जैसी जो जगह हैं वहां के जो मंदिर हैं उनमें इन स्टैच्यूज को रखवाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है, किसके ये बड़े बड़े स्टैच्यूज हैं? कुषाण किंग्स के स्टैच्यूज हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये भी असर्शन एंड रीजन है। तो अशोका इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सर्फेसेस। रीजन, ही वांटेड टू प्रोक्लेम व्हाट रिलीजन शुड बी फॉलोड बाय ऑल। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि अशोक ने अपने जो इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थरों पर लिखवाए हुए थे वो इसलिए लिखवाए हुए थे ताकि वो लोगों को बता सके कि रिलीजन क्या है। क्या ऐसा कुछ था कि भाई अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, जो धम्म है, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बारे में बता रहा था? नहीं, अशोक का जो धम्म है वो आपको मोरल वैल्यूज के बारे में बता रहा था कि भाई समाज में लोगों का आइडियल कंडक्ट कैसे होना चाहिए। उसे ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने सर्वेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अशोक के मैसेजेस हैं वो किसके बारे में है? रिलीजन के बारे में ना होते हुए ज्यादा वो समाज को उसके कंडक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या होगा कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी।
चलिए अगला, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द मगध एम्पायर। अब यहाँ पर मगध से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने हमेशा बताया कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले जो आपको कीवर्ड दिया होता है उसको अंडरलाइन कर लो ताकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आपसे गलती ना हो, ठीक। चलिए, सो इनिशियली पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मगध। चंद्र, क्या ऐसा था कि भाई पाटलिपुत्र जो है वो मगध की इनिशियल कैपिटल थी? नहीं, मगध की इनिशियल कैपिटल क्या थी बेटा? राजगीर थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त वाज वन ऑफ द अर्ली रूलर ऑफ मगध हु रूल्ड इन द 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो भाई चंद्रगुप्त क्या अर्ली रूलर थे? नहीं, अर्ली रूलर तो कौन थे? वहां पर हर्यंक डायनेस्टी जो थी, बिंबिसार जो है वो वहां पर रूलर है, अजातशत्रु जो है वो वहां पर रूलर है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त तो बाद में आए, जब क्या आई? मौर्यन डायनेस्टी यहां पर आती है। उसके बाद मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th to the 4th सेंचुरी बीसी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जितने जो 16 महाजनपद हैं उन 16 महाजनपद में से सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो कौन बनकर निकलता है? वो मगध बनकर निकलता है। अब उसके भी अलग अलग फैक्टर्स हैं और वो क्या फैक्टर है वो आप चैट सेक्शन में लिखेंगे, कॉमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे। नाउ अशोक वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। क्या ये बात सही है? जी नहीं। कौन है फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चलिए, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आपका? आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए, Which one of the following statement about महाजनपद आर करेक्ट? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर महाजनपद के बारे में सही है, ठीक। सो महाजनपद वर मगध, कौशल, गांधार एंड अवंती, तो ये तो है ही, लेकिन ओनली है क्या? सिर्फ यही है? नहीं, इसके अलावा भी 16 और हैं, मतलब सॉरी 12 और हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग। क्या ये बात थी? जी हाँ। अगर हम बात करें तो 16 महाजनपद जो हैं उनमें से आप बात करें तो कुछ 10 से 12 जो हैं वो यहाँ पर कौन से थे? वो यहाँ पर ओलिगार्की, वो मोनार्कीज थी, और बाकी जो हैं वो अगर हम देखें तो कौन से देखने को मिल जाएंगे आपको? वो वहां पर ओलिगार्कीज देखने को मिल जाएंगे। नाउ मोस्ट सम नोन एज गणास और संघास वर ओलिगार्कीज रूल्ड अंडर द राजास। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, जिसे कलेक्टिवली रूल किया जाता था। नाउ ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी विच ऑफन फोर्टिफाइड, तो ये बात भी सही है, जी हाँ सही है, ठीक। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारे सही हो गए? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। और इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल विजिलेंट रहकर, है ना, बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन जो है उसको आपको सॉल्व करना है एक्टिव होकर, ठीक। अच्छे से हर एक स्टेटमेंट को आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन इन द संगम टेक्स्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वेलालर एंड आदिमई एज 2 कैटेगरीज ऑफ पीजेंट इन द साउथ इंडियन विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई वेलालर और जो आदिमई है वो कौन है। तो वेलालर कौन होते थे बेटा? वेलालर जो है वो लैंड ओनर्स होते थे और आदिमई जो है वो स्लेव हुआ करते थे। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया डी। चलिए, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द एंशिएंट इंडिया विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सीबीएसई 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक। सो ही वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर, he was the patron of art and Sanskrit literature, he was considered equal to the gods by the people, by his people, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसी किंग की बात हो रही है और गुप्त डायनेस्टी की ये कौन सा किंग है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है समुद्रगुप्त की, ठीक है। कि भाई जितने भी गुप्ता रूलर्स थे उन सभी गुप्त रूलर में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे? समुद्रगुप्त थे। अब समुद्रगुप्त को एक और कौन सा टाइटल दिया जाता है ये भी आप मुझे कॉमेंट में लिखकर बताओ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर ब्राह्मी और जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है उनके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा जो है वो ट्रू है, ठीक। सो द बोथ द स्क्रिप्ट वर यूज्ड इन ईच अशोकन स्क्रिप्ट। क्या भाई ऐसा था कि ब्राह्मी और खरोष्टी जो है वो हर एक अशोक की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था? जी नहीं, कहीं पर ब्राह्मी में लिखा हुआ था, कहीं पर खरोष्टी में लिखा हुआ था। बोथ द स्क्रिप्ट वर डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करी थी। बोथ द स्क्रिप्ट वर यूज्ड इन द नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं थी। जो अगर आप बात करें तो ब्राह्मी जो है वो आपको मेन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिल जाएगा और खरोष्टी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। नाउ बोथ द स्क्रिप्ट वर यूज्ड टू राइट नेम्स ऑफ किंग इंडो ग्रीक कॉइन्स, ठीक है। क्या ये अगर हम बात करें तो दोनों स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है इंडो ग्रीक कॉइन्स के नाम को लिखने में? नहीं, किसका यूज किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ खरोष्टी लिपि का, खरोष्टी स्क्रिप्ट का। और इसी ही की मदद से जो जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने खरोष्टी को डिसाइफर किया हुआ था, ठीक है जी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा बी।
चलिए अगला, ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द कॉमन एरा व्हाई डिड द किंग ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज ऑल पावरफुल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यों ऐसा था कि भाई सारे के सारे किंग जो हैं वो अपने आप को पावरफुल प्रूव करने में लगे हुए थे। सो टू इंटिमिडेट देयर एनिमीज, क्या अपने दुश्मनों को डराने के लिए, या फिर टू अदर द नॉर्म्स ऑफ द किंगशिप, है ना, किंगशिप के जो नॉर्म्स है उसे मानने के लिए, टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द पीपल, और टू इंस्टिल फियर इन द पावरफुल ब्रह्मांडिक प्रीस्ट। कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही होगा? देखो वैसे तो अगर आप देखोगे तो ऊपर के दो स्टेटमेंट्स भी अप्रोक्सीमेटली सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा होगा? ज्यादा सही होगा आपका टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द पीपल। ठीक, चलिए अगला, विच स्क्रिप्ट डिड जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर इन 1830। जेम्स प्रिंसेप ने इनमें से किन दो स्क्रिप्ट को यहाँ पर डिसाइफर किया हुआ था? कौन सी स्क्रिप्ट है भैया? ब्राह्मी है और खरोष्टी है। ठीक, चलिए नाउ मैच द कॉलम। अब यहाँ पर आपको एक कॉलम में टर्म्स दिए हुए हैं और दूसरा जो कॉलम है उसमें यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि उसके डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ जो है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको उसको मैच करना है। ठीक, चलिए सो एपिग्राफी की अगर बात करी जाए तो एपिग्राफी क्या होती है बेटा? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग मटेरियल, या आप बोल लीजिए कि राइटिंग जो कि एनग्रेव्ड की गई है किसी हार्ड सरफेस के ऊपर। अब ये स्टोन भी हो सकता है या फिर एक मेटल भी हो सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद अगर बात करी जाए जनपद की, तो जनपद क्या हो गया भैया? जनपद इज द लैंड वेयर जन सेट इट फुट्स और सेटल। और उसके बाद बात करी जाए ओलिगार्की की, तो ओलिगार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन। ठीक, चलिए तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ए के साथ यहां पर आना चाहिए 4, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है जी, चलिए Now, in the Mahajanpad, the Raja levied many different kinds of taxes. The taxes levied were used for which of the following? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई उस समय की अगर हम बात करी जाए तो अलग अलग चीजों के लिए टैक्स लिया जाता था। अब जो टैक्स लिया जा रहा है वो किस काम के लिए यूटिलाइज किया जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। टू कीप एन आर्मी किस चीज के लिए यूटिलाइज किया जाता था? जी हाँ। टू क्रिएट रोड नेटवर्क? जी हाँ। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर? जी हाँ। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी, ऑल पी क्यू एन आर आर ट्रू। दोनों जो है, तीनों जो है वो यहाँ पर आपके सही हैं। चलिए, नाउ गिवन बिलो इज एन इमेज ऑफ राजगीर विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड यूज्ड टू नोन एज द राजगृह ड्यूरिंग द 6th एंड द 4th century BC. Which of the following statements about राजगीर may be said to be true based on the following image? ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पीछे आपको ये इमेज दिख रही है। अब इस इमेज के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। सो इट वॉज अ प्लेस दैट वॉज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट टू डिफेंड फ्रॉम एनिमीज अटैक। क्या ये बात थी? जी हाँ। राजगीर जो था वो इस तरीके से अगर बात करें तो 7 फोर्ट जो है वो उसके आसपास इस तरीके से सराउंडेड थी, जो किस लिए यूज करी गई थी? जो यूज करी गई थी ताकि अगर कोई एनिमी आता है तो उस समय पर ये वॉल जो होंगी, ये पहाड़ियां जो होंगी वो उस तरीके से उन्हें डिफेंड करने के काम में आएंगी। उसके बाद बात करी जाए So it was a place that was specifically designated for the poor people to live? जी नहीं। It was located on a land where farming could be done by people easily? जी नहीं। It was a place where walls were made of clay bricks and mortar? क्या ये बात है? नहीं भैया, इंडस वैली की बात थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो आपका पहला स्टेटमेंट जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि भाई इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो आता है, लेकिन उस इमेज के ऊपर क्वेश्चन आपसे किस तरीके से आ सकता है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होना कितना जरूरी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, कोई भी चीज जो है वो यहाँ पर मुश्किल नहीं है, हर चीज जो है वो आपसे यहाँ पर बनेगी। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो लुक एट द इमेज एंड आइडेंटिफाई। तो अब यहाँ पर आपको दो कॉइन्स बताए हुए हैं। अब इन दोनों कॉइन्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन से कॉइन्स हैं। ठीक है, सो वेदर दीज आर गुप्ता कॉइन्स, कुषाण कॉइन्स, सयूदे कॉइन्स, या फिर कॉइन ऑफ इंडो ग्रीक रूलर मियांडर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कॉइन्स है ये किसके बारे में है? ये कॉइन्स जो हैं ये हैं आपके गुप्ता कॉइन्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट महाजनपद सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025? ठीक है, तो अब यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। चलिए, सो मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग्स। ठीक है, क्या ऐसा था कि भाई ज्यादातर महाजनपद जो है वो किंग्स के थ्रू रूल करे जाते थे? जी हाँ। सम नोन एज गणाज और संघाज वर ओलिगार्कीज। क्या ऐसा था कि भाई जो गणा और संघाज उन्हें ओलिगार्कीज भी कहा जाता था? जी हाँ, कहा जाता था। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, सही है। नाउ पंचाल बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th टू द 4th century BC। क्या ऐसा बात थी? जी नहीं। इनमें से कौन सा था? पांचाल नहीं, बल्कि क्या था? मगध था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन देखकर आए हैं और उसी क्वेश्चन के ऊपर के 3 स्टेटमेंट देखोगे तो सही सेम है और नीचे का स्टेटमेंट यहाँ पर बदला गया है। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपसे कैसे पूछा जा सकता है ये भी आपको यहाँ पर इस बात में ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन रेफरेंस टू द पिक्चर प्रोवाइडेड बिलो वेयर इज द लायन कैपिटल ऑफ द अशोकन पिलर लोकेटेड। ठीक है, सीबीएसई 2025 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको अशोक का पिलर दिख रहा है ना। अब इस पिलर को कहाँ से लिया गया है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो लुम्बिनी से लिया गया, सारनाथ से लिया गया, बोधगया से लिया गया या फिर कुशीनगर से लिया गया। कहाँ से लिया गया है बेटा? इसे लिया गया है सारनाथ से। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है ये। अब इसमें एक जगह पर आपको एंशिएंट महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है और दूसरी जगह जो है उनकी प्रेजेंट लोकेशन के बारे में, प्रेजेंट रीजन में जहां पर वो लोकेटेड है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है जी, तो मगध कहाँ पर होगा? प्रेजेंट डे मगध होगा आपका कहाँ पर? पटना में, बिहार में। अवंती की बात करी जाए तो अवंती कहाँ पर है? प्रेजेंट डे उज्जैन मध्य प्रदेश में। गांधार इज दी कांधार इन द ईस्टर्न पाकिस्तान। और कौशल जो है वो क्या हुआ? वो हुआ अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, तो ए के साथ आना चाहिए यहाँ पर आपका सी। तो ए के साथ सी या ए के साथ थर्ड दिख रहा है मुझे इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकंड नहीं, आंसर हो जाएगा कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी वाले में सेकंड बता रहा है वो। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको ये जो कि ओडी है ना, मतलब आउटसाइड दिल्ली 2024 का ये क्वेश्चन है, जिसको आपको यहाँ पर जो इवेंट्स हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने हैं। सो बिगिनिंग ऑफ गुप्ता रूल, एंड ऑफ मौर्यन रूल, राइज ऑफ पल्लव्स इन द तमिलनाडु एंड द राइज ऑफ हर्षवर्धन एज द किंग ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा भैया आपको? सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड ऑफ मौर्यन रूल्स, की सबसे पहले मौर्य जो है उनका एंड जो है, मतलब उनका डेक्लाइन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर उसी हिसाब से चलूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। लेकिन मुझे और आगे सॉल्व करना है। तो मौर्यास के बाद कौन रूल करने के लिए आए? उसके बाद गुप्तास रूल करने के लिए आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई पल्लव्स का राइज देखा जाता है तमिलनाडु में। और लास्ट में अगर हम बात करें है ना, अगर हम बात करें कि सिक्स सेंचुरी सी का जो समय है वहां पर आपको हर्षवर्धन जो है उनका रूल आपको देखने को मिल जाएगा 6-7 सेंचुरी के आसपास। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी। चलिए अगला, नाउ गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन रीजन आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर इसे आइडेंटिफाई करना है। तो द 6th century BC is often regarded as a major turning point in the early Indian history. Reason is there is an era associated with the early state cities, use of iron, development of coinage, growth of Buddhism and Jainism. अब क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है भाई। 6th century BC जो है उसे टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। क्यों टर्निंग पॉइंट कहा जाता है? क्योंकि हर एक रिस्पेक्ट, चाहे फिर वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, हर जगह से है ना, पॉलिटिकल हो, हर जगह से जो है वो आपको अलग अलग डेवलपमेंट जो है वो इस 6th century BC में देखने को मिल रहे हैं। और इसी के कारण से हम इसे क्या कह रहे हैं? इसी के कारण हम इसे मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री कह रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, चलिए अब यहां से बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है दैट इज हाउ डू हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। यानी कि अगर बात करी जाए कि जो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस थे, उन इंस्क्रिप्शन से हम रॉयल सोसाइटी के बारे में तो बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं, लेकिन वही इंस्क्रिप्शन हमें आम जनता के बारे में, सोसाइटी के बारे में यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो इस सोसाइटी के बारे में, इस कॉमन मास के बारे में हमें कैसे पता चला? चलिए उसकी बात करते हैं। तो द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल में बी कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉलोइंग सोर्सेज। सबसे पहले सोर्स हमारे पास क्या था भाई? सबसे पहले जो सोर्स हमारे पास था वो था जातक एंड द पंचतंत्रास। ठीक है, कि हिस्टोरियंस जो थे वो यहाँ पर कंप्लीटली रिलाई कर रहे थे इन जातक्स के ऊपर और इन पंचतंत्र स्टोरीज के ऊपर। तो अगर बात करी जाए जातक की, तो जातक क्या है बेटा? जातक आर दी स्टोरीज, है ना, जो किसके बारे में है? बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में, जो किसमें लिखी गई थी? पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब इन्हीं में से जो गंधटेंदु जाचिका है उसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर एक स्टोरी थी जिसमें बताया हुआ था कि भाई किंग जो है वो यहाँ पर अपने राजा जो है उससे परेशान है, उसे विकेट समझ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अनड्यू टैक्सेशन जो है वो उनके ऊपर लगा रहा है और जिसके कारण लोग जो है वो यहाँ पर अपना विलेज छोड़कर, अपना गाँव छोड़कर जंगलों की तरफ यहाँ पर भाग रहे हैं। देन इट इज रिफ्लेक्टेड। अब इससे हमें क्या पता चला? ये हमें बता रहा है कि भाई जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द किंग, ठीक है, ये कभी कभी स्ट्रेंड भी हो सकती है जब किंग अपने लोगों के ऊपर अनड्यू टैक्सेशन जो है वो यहाँ पर इम्पोज कर रहा है। ठीक, कि अपने अगर हम बात करें कि भाई ट्रेजरी को भरने के लिए किंग जो है वो यहाँ पर अनड्यू टैक्सेस जो है वो लोगों के ऊपर लगा रहा है, जिसके कारण लोग जो हैं वो अपने सेटल्ड विलेजेस को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं। एंड द रिमेन्स ऑफ द हाउस एंड पोर्ट्रीज गिवन एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें तो जो हाउसेस के रिमेन्स थे, जो पोर्ट्रीज थी, उनसे भी हम कॉमन सोसाइटी के बारे में, कॉमन मास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं। चलिए
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ग्रांट्स वर इंस्क्राइब्ड इन द इंस्क्रिप्शन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई ये जो लैंड ग्रांट्स हैं, इन लैंड ग्रांट्स से अगर हम बात करें कि भाई इन सभी लैंड ग्रांट्स, जब भी कोई इंसान लैंड ग्रांट्स दिया करता था तो उस चीज के बारे में अपने इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखवाया था। तो इन इंस्क्रिप्शन से हमें उस समय के सोसाइटी के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में क्या पता चला जो कि इन लैंड ग्रांट्स में कहीं ना कहीं इंगेज हैं, उसमें आप बोल सकते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा इट वाज फाउंड दैट ग्रांट्स ऑफ लैंड वर मेड, ठीक है, और जो कि रिकॉर्ड करी जाती थी किसमें, इंस्क्रिप्शंस में। ठीक, तो यहाँ बात अगर हम करें तो भाई ये क्यों करी जा रही है और क्यों देखा जा रहा है कि भाई जनरली अगर लैंड ग्रांट जो करी जा रही है वो किसे किया जा रहा है, वो या तो रिलीजियस ग्रुप्स को किया जा रहा है या फिर ब्राह्मण्स को किया जा रहा है। और उसमें एक और एक्सेप्शन देखा हमने किसमें, कि भाई वैसे तो रूल क्या था कि विमेन कुड नॉट गिव द लैंड ग्रांट, है ना, विमेन जो है वो यहाँ पर, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, और जब महिलाओं के पास, है ना, राइट टू एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है तो वो फिर उस समय पर लैंड ग्रांट कैसे कर सकती है। लेकिन उसी का हमने एक्सेप्शन देखा किसके साथ, प्रभावती गुप्ता के साथ, हु वाज द वकाटक क्वीन, जो कि एक लेडी होते हुए, जो कि एक विमेन होते हुए भी उन्होंने यहाँ पर लैंड ग्रांट जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद बात करी जाए कि भाई आगे के समय जब आया तो जो राजा थे उन्होंने लैंड ग्रांट्स करना शुरू किया किसी अपने सामंतों को। ठीक है, उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्हें, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि इन सामंत के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश कर सके। ठीक, तो सामंत के ऊपर लैंड ग्रांट करना कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि भाई जो लैंड ग्रांट, दिस इंडिकेट्स कि अब जो राजा है वो ये चाहते हैं कि इन अनकल्टिवेटेड लैंड के ऊपर जब उसे ग्रांट किया जाए तो वहां पर लोग जो है वो कल्टिवेशन करें, और उस कल्टिवेशन को किए जाने के बाद जो टैक्स आएगा वो अल्टीमेटली किसके पास आने वाला है, राजा के पास आने वाला है। ठीक है जी, सो हिस्टोरियंस फेल्ट दैट द लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू द रूलर टू एक्सटेंड द कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर टू द न्यू एरियाज। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है लैंड ग्रांट करने का, वो इस कारण से ताकि किंग जो है वो अपने जो कंट्रोल जो कि वो सामंत के ऊपर लूज कर रहे थे उसे दोबारा से रीस्ट्रेंथन कर सके, उसे दोबारा से रीस्टैब्लिश कर सके। ठीक है जी, थ्रू देयर राइट्स ऑफ गिविंग लैंड्स द रूलर सॉट टू मेंटेन अ फैक्ट ऑफ पावर। ठीक है, साथ ही साथ इन लैंड ग्रांट्स को करके राजा जो है वो अपने पावर को कहीं ना कहीं रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड मोनार्कीज परसीव्ड बाय हिस्टोरियंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंड ग्रांट्स, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बात बतानी है कि भाई जो राजा है और जो उसके सब्जेक्ट्स हैं दोनों के बीच में लैंड ग्रांट से आप कैसी चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो क्यों लैंड ग्रांट्स करे जा रहे हैं भाई, पहला रीजन क्या है, ताकि यहाँ पर जो है राजा जो है वो लैंड जो एग्रीकल्चर है उसे एक्सटेंड कर सके नए एरियाज में। दूसरी चीज सामंत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, और तीसरी चीज लोगों के ऊपर जब वो अपने कंट्रोल को लूज कर रहे हैं तो उस समय पर अपने पावर को रीस्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर राजा जो है वो लैंड ग्रांट्स को कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर। ठीक है कि भाई अगर हम बात करें कि मौर्यन एम्पायर जो है उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो इसको समझने के लिए हमारे पास लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स दोनों तरीके के सोर्सेज हैं। और जब भी आप इस आंसर को लिखें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, एक छोटी सी, कि भाई इसको लिखते समय एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देना, यहाँ पर एक तरफ लिटरेरी सोर्सेज, दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और फिर उसके बाद अपने आंसर को लिखना शुरू करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में यहाँ पर आपको कई सारे स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, उनके कॉइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, पंचमा कॉइन्स उन्होंने यूज करे हुए हैं। तो ये वो सभी चीजें हैं जिससे हम मौर्यस के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीजें जान रहे हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए लिटरेरी सोर्सेज की, तो लिटरेरी सोर्सेज में आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा भैया, लिटरेरी सोर्सेज में यहाँ पर आपको मेगास्थनीज का अकाउंट मिल जाएगा। मेगास्थनीज कौन है, ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद बात करी जाए किसकी, अर्थशास्त्र की, जिसको कौटिल्य ने या फिर चाणक्य ने लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया हुआ था कि भाई राजा जो है उसे किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए अपने एनिमीज के साथ, अपने एलीज के साथ, वो सभी चीजें जो है वो यहाँ पर बताई हुई हैं। उसके बाद बात करी जाए तो कई सारे बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर जो हैं जिनसे भी हम मौर्यास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर जान रहे हैं। एंड लास्ट में बात आती है द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक की। तो उन्होंने जो रॉक के ऊपर, पिलर के ऊपर, केव के ऊपर जो अपने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हुए हैं, तो उससे हम समझ पा रहे हैं कि भाई अशोक जो है उनका बेसिक आइडिया क्या था, किन सोशल और मोरल वैल्यूज को वो अपने सब्जेक्ट्स में इनकलकेट करना चाह रहे थे। वो सभी चीजें जो हैं वो सभी हमारे लिए जो मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज, ठीक है, अब ये क्यों है, जो कि क्वेश्चन अगर हम बात करें तो भाई सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, जिसके अलग अलग रीजंस को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो इसमें जस्टिफाई आपको बताना है कि भाई बताओ कि क्या स्टेटमेंट सही है, क्या रीजन है उसके, वो यहाँ पर आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि भाई ये वो समय है जिसमें अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जो पॉलिटिकल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो वहां पर आपको कई सारे डेवलपमेंट ऑफ किंगडम एंड सिटीज दिख जाएंगे, 16 महाजनपद आपको देखने को मिल जाएंगे, आगे जाकर चीफडम देखने को मिल जाएंगे, कई सारे ट्रेडिंग टाउन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो ये वो समय हुआ जिसकी वजह से क्या आया, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकेंड अर्बनाइजेशन आता है, ठीक। सो इट वॉज एसोसिएटेड विद द इमर्जेंस ऑफ द अर्ली स्टेट्स। बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भाई 16 महाजनपद की यहाँ पर बात हुई है, अवध, कुरु, अवंती, कौशल, इन सभी की बात करी गई है। अर्बनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स यहाँ पर अकम्पनीड बाय द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है, कि भाई सिर्फ रूरल सेटलमेंट्स नहीं बल्कि उसके साथ साथ अर्बन सेटलमेंट जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करी जाए रिलीजियस फेयर की, तो रिलीजन में अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे तो दो महान रिलीजन जो है वो यहाँ पर इमर्ज होते हैं कि भाई जो सेक्रीफाइजल लर्निंग है, सेक्रीफाइजल जिस तरीके से जो रिचुअल्स प्रैक्टिस करे जा रहे हैं उनके अगेंस्ट एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रिलीजन जो है वो यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। एक इक्वालिटी का जो आप बोल सकते हैं ऐसा रिलीजन जिसमें इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है, वो चीजें जो है वो यहाँ पर जैनिज्म बुद्धिज्म बता रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सोशल स्फेयर की। तो सोशल स्फेयर में अगर हम बात करें तो सोशल हो या इकोनॉमिक लाइफ हो, दोनों में यहाँ पर अब जो सोसाइटी है उसे स्ट्रैटिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन की भाई जिसके पास जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे समाज में उसका स्टेटस भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो बात करें कि भाई नए नए टर्म्स यहाँ पर इमर्ज होने जैसे कि गृहपतिज हो गए, दासास हो गए, दैट शोज द सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी। देन बात करी जाए द इमर्जेंस ऑफ वेरियस थिंकर्स कि भाई ये वो समय है जहां पर अगर हम बात करें तो नए नए थिंकर्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड दैट शोज कि ये अगर आप इसे टर्निंग पॉइंट बोलेंगे तो सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का ये टर्निंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अब नए नॉलेज के बारे में, मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में, रियलिटी के बारे में यहाँ पर चीजें जो है वो यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, सो डिस्कस द एविडेंस ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अर्ली हिस्टोरिक सिटीज, In what ways these different from the evidence from the हड़प्पन cities। अब अर्ली हिस्टोरिक सिटीज क्या हो गई बेटा, देखो मैंने जब आपको बिल्कुल शुरू में नेक्स्ट टॉपर पे हिस्ट्री पढ़ानी शुरू करी थी तो मैंने आपको तभी बताया था कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और अर्ली हिस्टोरिक क्या होता है, ठीक है। तो अर्ली हिस्टोरिक या हिस्टोरिक क्या हुआ, ये वो सिटीज हुई जहां से हमें राइटिंग मटेरियल मिले हुए हैं जिन्हें हम डिसाइफर कर पाए थे, ठीक है। तो जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे जब उनका डिसाइफरमेंट हुआ तो उससे हमें क्या पता चला कि भाई ये वो एज है जिसे हिस्टोरिक कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें जो लिखे हुए मैसेजेस जो है हमने डिसाइफर किया हुआ था, ठीक। तो अगर हम बात करी जाए तो भाई ये जो 6th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी सी तक का ये जो समय है ना, यहां से अब हम हिस्टोरिक एज पर एंटर कर चुके हैं। और अगर आप इंडस वैली की बात करेंगे तो वो क्या हुआ, वो आपका प्रोटो हिस्टोरिक हुआ, ठीक। चलिए सो डिफरेंस बिटवीन द टू हिस्टोरिक एज की अगर बात करें तो वैसे तो कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर बात करी जाए तो भाई वाइड स्प्रेड और डी एक्सकवेशन जो है वो इन जगहों पर हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो अर्ली हिस्टोरिक साइट्स हैं, क्योंकि गंगाटिक वैली में जो कि लोकेटेड है वहां पर अभी भी लोग रह रहे हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, तो वहां पर एक्सकवेशन करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया, उतने हद तक वो नहीं हो पाया जितना कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगे, जहां पर लोग जो है वो स्कैटर्ड है या आप बोल सकते हो रेयरली पॉपुलेटेड है, ठीक। उसके बाद बात करी जाए क्राफ्ट प्रोडक्शन की कि भाई अर्ली हिस्टोरिक सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन के एविडेंसेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो बात करी जाए कि भाई जो यहाँ पर रिच ग्रुप है, जो एलीट ग्रुप है, वो यहाँ पर फाइन पॉटरी यानी कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्नामेंट्स, टूल, वेपन, वेसल्स, फिगराइंस, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग रेंज ऑफ रॉ मटेरियल से बनी हुई है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा, जो इन सभी में यहाँ पे यूज होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक। उसके बाद बात करी जाए तो इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द टाउन्स इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इस समय पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हुए थे, जैसे कि हमने देखा हुआ था सिल्क वीवर इंस्क्रिप्शन, तो उस इंस्क्रिप्शन में बताया हुआ था कि भाई गिल्ड किस तरीके से एग्जिस्ट करती है और ये जो गिल्ड है ये किस तरीके के अलग अलग कामों को कर रही है, किस तरीके से स्पेशलाइज्ड है कि कुछ लोग कुछ काम को कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कुछ और काम को कर रहे हैं। सो दैट शो द डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन द पीपल, ठीक। तो यहां से हमें पता चला कि भाई कुछ लोग जो है वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेंगे, कुछ लोग जो है वो प्रोडक्शन को रेगुलेट करेंगे, कुछ लोग जो है वो मार्केट करने वाले हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हैं। सो दैट शोज कि समाज जो है वो कितना स्ट्रैटिफाइड है, डिविजन ऑफ लेबर किस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। चलिए
और ये जो चीज है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसके ज्यादातर एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिले हुए हैं, रिटन एविडेंस की अगर हम बात करें। और साथ ही साथ बात करी जाए तो भाई आयरन का यूज आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद एविडेंसेस ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक सिटीज आर बेस्ड ऑन द रिमेन्स, इंस्क्रिप्शंस, ट्रेड लिंकेज, है ना, कि अगर हम बात करें कि भाई इस समय के जो अगर आप क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें आपको उन क्राफ्ट प्रोडक्शन के ही रिमेन्स मिल गए हैं, या फिर इंस्क्रिप्शंस मिल गए हैं, या फिर ट्रेड लिंकेजेस मिल गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप हड़प्पा की बात करेंगे तो वहां पर कैसे पता चला हमें, वहां पर जो रॉ मटेरियल के जो रेसिड्यूज थे वहां से पता चला, जो आप बोल सकते हो जो डिस्कार्डेड मटेरियल था, जो अनफिनिश्ड मटेरियल था, जो कॉपर ओ टूल्स वगैरह थे, कॉपर टूल्स वगैरह थे, है ना, उनसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें समझी थी। ठीक है, सो दैट इज आप बोल सकते हो क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन द अर्ली हिस्टोरिक साइट्स, अर्ली हिस्टोरिक साइट्स में क्राफ्ट प्रोडक्शन एज वेल एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सो व्हाट डज द इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द मौर्यास, कि अगर हम बात करें कि जो इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें मौर्यास के बारे में क्या बता रहे हैं और क्या नहीं भी बता रहे हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, की अगर हम बात करें कि जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हैं इनकी क्या लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बता क्या रहे हैं इंस्क्रिप्शन। तो इन्होंने हमें बताया कि मौर्यास जो है वो रूल कर रहे हैं 269 से लेकर, है ना, अशोक के समय के जो इंस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो 269 बीसी से लेकर 332 बीसी के तक के समय का है ना, जिसमें अलग अलग पिलर्स इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जनरली ये बताया है कि भाई बुद्धिज्म जो है वो किस तरीके से पूरे सबकॉन्टिनेंट के ऊपर प्रेवलेंट था, अशोक ने किस तरीके से बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए हुए थे। ठीक, सो दे टेल्स अस अबाउट द धम्म, सोशल एंड मोरल वैल्यूज, अबाउट अशोका's efforts to spread Buddhism, and Ashok referred to himself as a Devnam Piya and Piyadasi. ठीक, his conversion to Buddhism, his advice to the monks and the people, and the ideas about the moral and the major themes of this inscription, जिससे हमने इस इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस से मौर्यास के बारे में चीजें समझी हुई हैं। लेकिन ये तो बात हुई किसकी, इंस्क्रिप्शन की, जो उन्होंने हमें बताया हुआ है। अब बात करते हैं उन बातों की जो कि इंस्क्रिप्शंस ने हमें नहीं बताया हुआ था। तो क्या चीजें नहीं बताई हुई थी, तो भाई अगर हम बात करें तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे इनकी थीम जो है वो लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ सोशल और जो मोरल वैल्यूज है उसके बारे में बता रही हैं, धम्म के बारे में बता रही हैं, उसके प्रोपगेशन के बारे में बता रही हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट ऑफ द सोसाइटी हो गया, जैसे कि आप बोल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बता रही हैं, या फिर आप बोल लीजिए कि भाई उनके वार एक्सपेडिशंस के बारे में नहीं बता रही हैं, या फिर जो कॉमन मास है उसके बारे में नहीं बता रही हैं। ठीक, सो वी हैव नो वे ऑफ नोइंग वेदर द रिफॉर्म्स। और उसके बाद एक और चीज अगर हम बात करें कि भाई अशोक ने जो इंस्क्रिप्शंस पर रिफॉर्म तो लिखवाए हुए हैं जो उन्होंने यहाँ पर करे हुए थे, बट क्या वो रिफॉर्म सच में प्रैक्टिस करे गए हैं, है ना, उन्हें इंप्लीमेंट किया गया है, इस बात का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इस बात के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इन इंस्क्रिप्शन के लिमिटेशंस की। तो सबसे पहले बात करी जाए तो भाई ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है उनके लेटर जो हैं वो क्या हो चुके हैं, फेंटली एनग्रेव्ड हो चुके हैं ना, काफी धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से वो क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा गया है उसमें उसका रिकंस्ट्रक्शन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। देन सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में जो लेटर्स हैं या फिर जो इंस्क्रिप्शन खुद है वही डैमेज है या वो इंस्क्रिप्शन ही मिसिंग हो गए हैं, then it is always not easy to be sure about the exact meaning of the words, है ना, कि इंस्क्रिप्शन में जो शब्द लिखे गए हैं उनकी एग्जैक्ट मीनिंग को ट्रेस कर पाना वो भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास। नॉट ऑल हैव बीन डिसिफर्ड, पब्लिश एंड ट्रांसलेटेड, है ना, जितने भी हैं उन सभी को पब्लिश कर पाना, ट्रांसलेट कर पाना, डिसाइफर कर पाना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वाज नेसेसरली नॉट रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। ठीक, सिर्फ और सिर्फ मोरल और रिलीजियस वैल्यूज के अराउंड बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी, जो कॉमन सोसाइटी थी, उसके बारे में यहाँ पर इन इंस्क्रिप्शन से हमें पता नहीं चल रहा है। जो जॉय एंड सॉरोज यहाँ पर डेली एग्जिस्टेंस में था उन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ पर हमें नहीं पता चला है। ठीक है, तो ये वो पूरी कहानी है जो कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में हमने देखी। अब यहाँ से हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एविडेंट इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन दैट यू हैव स्टडीड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कुछ मेन फीचर्स आप बताएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस आपने पढ़े हुए हैं उनसे किन एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर आपको पता चलता है। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करी जाए मौर्यन एम्पायर की, तो अगर हमने क्या देखा था कि भाई 5 मेजर जो पॉलिटिकल सेंटर्स है उसमें से रूल किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अवंती पथ, है ना,
उसके बाद जो सेंट्रल वाला रीजन है, कोर मगधियन एरियाज है, उसे रूल किया जा रहा है। सदर्न में जो सुवर्णगिरी है वहां पर इसे रूल किया जा रहा है। तो 5 अलग अलग रीजन से इसे रूल किया जा रहा है और हर रीजन पर रूल करने के लिए अलग अलग प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं जो कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ उस पूरे एम्पायर को रूल कर रहे हैं। सो किंग हैड एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द मिलिट्री थ्रू द उसके साथ क्या बताएगा कि भाई किंग जो है उनके पास अच्छा खासा कंट्रोल है ना, अपनी मिलिट्री के ऊपर, अपनी वार कमिटीज के ऊपर, जिनकी हेल्प से वो अपने बड़े बड़े एक्सपेडिशन जो हैं वो यहाँ पर कर रही हैं। ठीक, अब इन वॉर कमिटीज एंड सब कमिटीज के बारे में कुछ मेगास्थनीज ने हमें बताया हुआ है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो एक कमिटी जो है वो नेवी के ऊपर देखती है, सेकंड जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोविजन के ऊपर देखेगी, तीसरी कमिटी जो होगी वो इन्फेंट्री को देखेगी, चौथी जो है वो हॉर्सेस के बारे में ध्यान रखेगी, पांचवी जो है वो चैरियट की और छठवीं जो है वो एलिफेंट के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक जो वॉर कमिटी है उसमें कई सारी कमिटीज जो हैं वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि अपने अपने स्पेसिफाइड काम के लिए वो यहाँ पर जानी जा रही हैं। चलिए उसके बाद बात करी जाए तो सेकंड एक्टिविटीज ऑफ द सेकंड सब कमिटीज वर वेरीड। ठीक है, जिसकी अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर आप सेकंड सब कमिटी की बात करेंगे इन्फेंट्री की, सॉरी ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोविजन वाली है उसके अलग अलग काम जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है वो यहाँ पर बुलक कार्ट्स को प्रोवाइड कर रही है ना, अरेंज द बुलक कार्ट्स, कैरी इक्विपमेंट्स, प्रोवाइडिंग द फूड फॉर द सोल्जर्स, फॉर्डर्स फॉर द एनिमल्स। ठीक है, सर्वेंट्स एंड आर्टिजन जो हैं वो यहाँ पर रिक्रूट करे जाते हैं। तो ये अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है और उसका डिविजन ऑफ लेबर जो है वो यहाँ पर मॉरल एडमिनिस्ट्रेशन में किया जा रहा है। उसके बाद बात करी जाए कि भाई इस वॉर कमिटी के अलावा भी ऐसे आप बोल सकते हो कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए भी अलग अलग लोगों को यहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर सिटी और जो फ्रंटियर रीजन है दोनों को रूल करने के लिए अलग अलग ब्यूरोक्रेट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो हेडमैन ऑफ द विलेज है, जो विलेज थे उनके जो हेडमैन है उसे कहा जाता है ग्रामिका। अमात्य जो है वो यहाँ पर हेल्प करते थे प्रोविंशियल गवर्नर्स को। उसके बाद जो अगले ऑफिशियल हुए वो हुए प्रदेशिका, जो कि प्रदेश वाला जो रीजन था उसे यहाँ पर वो एडमिनिस्टर कर रहे थे। उसके बाद बात करी जाए राजुक्स की। ठीक है, सो दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स। और युक्त की अगर बात करी जाए तो दीज वर दी पेटी ऑफिसर्स। ठीक, अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात हो रही है, इसके साथ साथ जो रिलीजियस या मोरल वैल्यूज हैं उनको इनकलकेट करने के लिए अशोक जो है उन्होंने यहाँ पर धम्म महामत्तास को अपॉइंट किया था, जो ये कहीं ना कहीं इंश्योर करते थे कि जो पूरा समाज है उसमें मोरल वैल्यूज जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करी जा रही हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टू व्हाट एक्सटेंट वर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो अगर बात करी जाए कि भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो किस तरीके से यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आएगी, तो अगर बात करी जाए 6th सेंचुरी बीसी की, तो यहाँ पर क्या देखा गया भाई, यहाँ पर राजा जो है वो अपने एग्रीकल्चर को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से बहुत ज्यादा टैक्सेस को वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। बट लोग जब टैक्स नहीं दे रहे हैं तो किन नई स्ट्रैटेजीज को यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर आपको बात करना है। उन ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की आपको यहाँ पर बात करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखा गया कि भाई नए टूल्स आए, नए प्रैक्टिसेस आई, और नए टूल्स में सबसे पहले क्या आया, प्लो आया। ठीक है, तो जैसे ही आयरन आता है उस आयरन के आ जाने से अब यहाँ पर आयरन प्लो का यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से जो गंगा और जो कावेरी का जो बेसिन है, जो ये फर्टाइल रीजन है, उस पर और अच्छे तरीके से कल्टीवेशन किया जाएगा। साथ ही साथ पेडी का कल्टीवेशन जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा। उसके बाद बात करी जाए अगर सेमी एरिड एरियाज की, तो वहां पर आप बोल सकते हो कि भाई स्पेड का जो यूज है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन की, कि अभी तक जो पैडी है उसे एक ही जगह पर कल्टीवेट किया जा रहा था, लेकिन अब जो है पैडी का जो सेपलिंग है उसे ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, कि एक बार उसे स्कैटर्ड कर दिया और उसके बाद जब वो सेपलिंग बन गया वो सीड, तो उसके बाद उसे अलग अलग तरीके से इस तरीके से ट्रांसप्लांट करना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ। देन उसके बाद बात करी जाए आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम की, तो कई सारे न्यू मोड्स ऑफ इरिगेशन जो है वो यूज करे गए, तालाब बनवाए गए, कुएं बनवाए गए। ठीक है, पॉन्ड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, जो बता रहे हैं कि राजा जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं इरिगेशन टेक्नोलॉजी को, इरिगेशन आप बोल सकते हो कि सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद बात करी जाए कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूस्ट हुआ तो उससे समाज में भी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस आप बोल सकते हो कि स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी बननी शुरू हो रही है। ठीक है, सो इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, दे वर कॉल्ड द गहपतीज। तमिल लिटरेचर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, एक होगी लार्ज लैंड ओनर की, दूसरी होगी प्लोमैन की और तीसरी होगी स्लेव्स की, जो यहाँ पर बता रहा है कि इकोनॉमिक स्टेटस किस तरीके से यहाँ पर लोगों का चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनका सोशल स्टेटस भी आगे जाकर आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, चलिए
अब अगला बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो डिस्कस द यूज ऑफ ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट एंड मेथड्स टू डिसाइफर इट। ठीक है, कि ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज क्या था और उसे किस तरीके से डिसाइफर किया गया। तो बात करी जाए तो द मोस्ट मोमेंटियस डेवलपमेंट इन द इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन द 1830 व्हेन जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड द खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये कौन थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में करने वाले एक ऑफिसर थे जिन्होंने यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को, इन दोनों स्क्रिप्ट को उन्होंने यहाँ पर डिसाइफर किया हुआ था। तो अगर बात करी जाए कि अगर हम बात करें कि अशोक के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे। लैंग्वेज क्या थी बेटा? लैंग्वेज प्राकृत थी। लेकिन अगर आप किसकी बात करेंगे, स्क्रिप्ट की बात करेंगे, तो वो चेंज हो रही है। ठीक है, कि अगर आप बात करें तो ज्यादातर तो प्राकृत है, लेकिन वहीं पर अगर आप बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट के इलाके की, तो वहां पर ये अरेबिक या फिर ग्रीक लैंग्वेज जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, सो most Prakrit inscriptions were written in the Brahmi script, however in the northwest it is written in the Kharoshti script। ठीक है, अब most वर अगर आप बात करें तो ज्यादातर जो स्क्रिप्ट है वो किससे डिराइव हुई है? वो ब्राह्मी से ही डिराइव हुई है। ठीक है, इस कारण से ब्राह्मी को पढ़ा जाना या ब्राह्मी को समझाना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हुआ। कैसे? कि भाई जो आप बोल सकते हो जो बैकवर्ड टेक्निक है उसको यूज करके अशोक जो है, अशोक की जो स्क्रिप्ट है, सॉरी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, वहां तक जेम्स प्रिंसेप जो है वो पहुंच पाए हैं। ठीक, सो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी यूरोपियंस scholars aided by the Indian Pandits worked backward from contemporary Bengalis and Devanagari manuscript, और जिसकी मदद से पुराने स्पेसिमेंस जो हैं, ओल्डर स्पेसिमेंस जो हैं, उनका यूज करके बंगाली और देवनागरी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को पढ़कर धीरे धीरे वो लोग जो हैं वो यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट के डिसाइफरमेंट तक पहुंचे हुए थे। ठीक है जी। उसके बाद बात करी जाए खरोष्टी के डिसाइफरमेंट की, तो खरोष्टी का यूज किया गया था इंडो ग्रीक कॉइन्स में, जहां पर एक तरफ ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ जो था वो यहाँ पर आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़कर यहाँ पर राजा जो है ना, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान पाए और जेम्स प्रिंसेप जो है वो यहाँ पर खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर पाए थे। सो दीज कॉइन्स कंटेन द नेम ऑफ किंग रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी बोथ द स्क्रिप्ट्स। यूरोपियन स्कॉलर्स कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर द लेटर्स, क्योंकि यूरोपियन जो थे उन्हें जब ग्रीक स्क्रिप्ट आती थी तो उसकी मदद से वो खरोष्टी भी सीख और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से खरोष्टी का डिसाइफरमेंट हो पाया, जिसके कारण हम अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शंस को यहाँ पर पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं। ठीक है जी। So for instance, the symbol or for Ua could be found in both the script of writing the name Apollodotus. Prinsep identified the language of the Kharoshti inscriptions as Prakrit. It became the more possible to read longer inscriptions as well. ठीक है, और उसकी वजह से अब जो बड़े-बड़े inscriptions हैं उन्हें भी अब और आसानी से यहाँ पर पढ़ा जा सकता है। चलिए जी, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि और में आपको चॉइस में दिया हुआ है, दैट स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द महाजनपद एंड हाउ डिड मगध बिकम द पावरफुल महाजनपद। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि भाई महाजनपद जो थे उनके आपके फीचर्स को लिखने हैं और उनमें सभी महाजनपद में से मगध जो है वो सबसे ज्यादा कैसे पावरफुल बना हुआ था। ठीक, तो अगर महाजनपद की बात करी जाए तो भाई 6th सेंचुरी बीसी जो है उसमें हमने 16 महाजनपद देखे, जिसमें आपको वज्जी, कौशल, मगध, कुरु, पांचाल, गांधार जैसे कई सारे मेजर महाजनपद जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब हर महाजनपद जो है उसके पास अपनी एक खुद की एक कैपिटल सिटी होती है जिसे वो फोर्टिफाइड किया करते थे। हर महाजनपद जो है उनके पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टेशनड आर्मी हुआ करती थी और एक रेगुलर ब्यूरोक्रेसी होती थी जिसकी मदद से वो एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। देन धर्मशास्त्र जो है वो बताते थे कि उन महाजनपद के जो राजा हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रूल करने वाले हैं। सो धर्मशास्त्र रिटन बाय द ब्राह्मण्स लेट डाउन द नॉर्म्स फॉर द रूलर्स, और रूलर्स जो हैं वो जनरली एक्सपेक्ट किए जाते थे वो किस वर्ण से हों, वो जनरली क्षत्रिय वर्ण से हों। रूलर्स वर एडवाइज्ड बाय द ब्राह्मण्स। ठीक है, यहाँ पर उन्हें एडवाइस किया गया ब्राह्मण्स के तरीके कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अपने एक्सपेडिशंस करने हैं, तो उसके लिए आपको अपनी प्रजा से टैक्स लेना होगा, टैक्सेस को आपको यहाँ पर चार्ज करने होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखा गया कि भाई मोनार्कीज भी हैं और साथ ही साथ ओलिगार्कीज भी थी। तो ये जो ओलिगार्कीज जिन्हें आप गण या संघ कह रहे हैं, ये यहाँ पर कलेक्टिवली रूल करे जा रहे हैं ग्रुप ऑफ राजास के साथ। ठीक, उसके बाद बात करी जाए कि इन ओलिगार्कीज में पावर वाज टू बी शेयर्ड बाय द राजास और हर जगह पर फोर्टिफाइड सिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। कल्टिवेटर्स से जो है टैक्स और ट्रिब्यूट्स यहाँ पर लिया जा रहा है। अब इन सभी के अगर हम बात करें तो इनमें से मगध क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, मगध की क्या फीचर्स हैं? सो मगध वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल महाजनपद। द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर मेड इट द लैंड मोर फर्टाइल। आयरन यहाँ पर मिलता है, एलिफेंट यहाँ पर मिलते हैं, वेपन्स अगर आप देखें तो इन आयरन की मदद से बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वेपन्स उन्होंने बनाए हुए थे, टूल्स उन्होंने यहाँ पर बनाए हुए थे। रूलर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, ट्रेड उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी करी हुई थी। तो ये वो सभी अलग अलग फीचर्स हैं जिसकी मदद से मगध जो है वो अपने बाकी सभी कंटेम्प्रेरी महाजनपद से ज्यादा पावरफुल जो है वो इमर्ज होता है और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद बनकर इमर्ज होता है। ठीक है जी, चलिए
अब ये तो बात हुई हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। अब एक बार हमारे जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जा रही है प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है राजा समुद्रगुप्त के लिए, उनके कोर्ट पोएट यानी कि हरिसेन ने, ठीक है। सो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ही वॉज नॉट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, ही इज बाय ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड्स ऑफ मेनी गुड क्वालिटीज। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई ये एक ऐसे इंसान है जिनका दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है, इस पूरी धरती पर कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। कई सारा एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जिसमें दुनिया की हर एक गुड क्वालिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर राजा की बढ़ चढ़कर खुल के तारीफ करी जा रही है, गॉड से उन्हें यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, पुरुष बोला जा रहा है, सबसे महान बोला जा रहा है, ठीक है। इंद्र से, वरुण से, कुबेर से, हर एक तरीके के जो गॉड है उनसे यहाँ पर उन्हें कंपेयर किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर आपको समझना है, ठीक। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनने हैं वो देख लेते हैं। तो गिव द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति। तो प्रशस्ति क्या हुआ बेटा? प्रशस्ति वाज द इंस्क्रिप्शन कंपोज इन द प्रेज ऑफ किंग बाय देयर एमिनेंट पोएट्स। उसके बाद समुद्रगुप्त इज कंपेयर्ड बाय टू द गॉड, जस्टिफाई द कंपैरिजन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई समुद्रगुप्त को अलग अलग गॉड से कंपेयर किया हुआ है। कौन कौन से गॉड थे उनके यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो ही इज इक्वेटेड विद द कुबेर, वरुण, इंद्र, यम, इन सभी अलग अलग गॉड से उन्हें यहाँ पर कंपेयर किया गया है। Then name the two sources used to reconstruct the history of Gupta rulers। अब वो सोर्स आपको बता रहे हैं जिसके थ्रू आप गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री को समझ पाए हैं। तो पहला तो हो गया इंस्क्रिप्शन और दूसरे हो गए कॉइन्स, जिनकी मदद से हम गुप्ता रूलर्स के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ पाए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एंग्विश ऑफ द किंग की बात करी जा रही है कि भाई देवनाम पिय जो हैं उन्होंने किस तरीके से कलिंग को जीतने के बाद अपने धम्म को प्रोपगेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कलिंग को हराने के बाद यहाँ पर 150,000 मेन वर जो है उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, 100,000 वर किल्ड एंड मेनी वर मोर डाइड, ठीक है। After that, now that the country of Kaling has been taken and Devanam paid to an intense study of Dhamma, to the love of Dhamma and to the instructing the people to the Dhamma। और यहाँ पर अब राजा अशोक जो है जिन्हें यहाँ पर देवनाम पिया कहा जा रहा है वो यहाँ पर धम्म को प्रोपगेट करने की, उसको स्प्रेड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। So this is in repentance of the Devanam Piya on account of his conquest, ठीक है, to the countrymen of the Kaling, and for this is considered a very painful and deplorable by Devanam Piya that while one is conquering an unconquered country, slaughter, death and deportation of the people took place there, ठीक है, कि जब भी किसी एक अनकॉन्कर्ड कंट्री को कॉन्कर किया जाता है तो उसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उन्हें कई सारी तरीके की प्रॉब्लम्स को, यातनाओं को यहाँ पर उन्हें फेस करना होता है। तो द क्वेश्चन विल बी हाउ डिड द देवनाम पियदसी's conquest of the Kaling influence his approach toward the governance? How did the Kaling's conquest change the king's action towards his subject? And how did the king's transformation shape the spread of the Dhamma? तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर आंसर करना है कि भाई द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग मेड किंग देवनाम पिय फील डीप रिग्रेट। उन्होंने यहाँ पर फील किया हुआ था कि भाई जब आप किसी कंट्री को कॉन्क्वेस्ट करते हैं तो उसके कारण कई सारे लोग जो है उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, बहुत सारे लोग जो है उन्हें आप एक तरीके से बोल लीजिए कि मोबिलाइज करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। तो जिसके कारण उन्होंने बोला कि भाई ये जो युद्ध की जो नीति है, जो वॉर पॉलिसी, इसको हमें सस्पेंड कर देना चाहिए और अब हमें धम्म की पॉलिसी, मोरल पॉलिसी जो है वो यहाँ पर हमें प्रोपगेट करनी चाहिए। देन आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट द किंग जो है अब उन्होंने क्या किया कि भाई कॉन्क्वेस्ट करने के बाद, कलिंग को जीतने के बाद अब उन्होंने फोकस किया स्टडिंग के ऊपर, लविंग के ऊपर, टीचिंग धम्म के ऊपर, उसे प्रोपगेट करने के लिए और दूसरों के लिए कंपैशनेट होने के लिए। देन द किंग्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉन्करर टू अ प्रमोटर ऑफ पीस एंड मोरालिटी हेल्प टू स्प्रेड हिज धम्मा प्रॉपरली, ठीक है। और जिसके थ्रू उन्होंने बताया हुआ है कि राजा जो है उसे अपने पावर को यूज करना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में एथिकल और मोरल वैल्यूज जो है उसे वो यहाँ पर स्प्रेड कर सके, इनकलकेट कर सके, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। तो यहां पर बात हो रही है कि व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डिड। तो यहां पर मेगास्थनीज का एक अकाउंट है जिसके थ्रू उन्होंने बताया हुआ है कि यहां पर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए किस तरीके से अलग अलग लोग जो हैं वो यहां पर रिक्रूट करे जा रहे हैं, जिनके पास अपने खुद के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जो हैं जिनको वो यहां पर करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बात करी जाए तो भाई कुछ लोगों को रिवर्स को सुपरिटेंड करने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, कुछ लोगों को लैंड को मेजर करने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, कुछ को जो सुलाइस है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कैनाल्स को मेंटेन करने के लिए, अलग अलग कामों के लिए लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं। सो फॉर व्हाट पर्पस वर द किंग्स ऑफिशियल्स अपॉइंट, क्यों अपॉइंट किए जाते हैं भाई? इसलिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है, सुपरिटेंडेंस हो सके अलग अलग कामों के लिए, ठीक, वो देखा जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो सके। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ जॉब्स दैट वर कैरिड आउट। तो कुछ लोग जो है वो रिवर को सुपरिटेंड कर रहे हैं, कुछ लैंड को मेजर कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर सैलाउस को जो वाटर आउटलेट हो रहा है उसको यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है।
कुछ लोग जो है वो हट के यहाँ पर इंचार्ज हैं, कुछ लोग जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो लैंड से जुड़े हुए ऑक्यूपेशंस को देख रहे हैं। सो दैट शोज कि अलग अलग लोग जो है वो अपॉइंट करे जा रहे हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। एंड देन क्यों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट वाज द नीड टू सुपरिटेंड द वर्क ऑफ द वर्कमैन, क्या जरूरत है कि इन सभी लोगों के काम को सुपरिटेंड करने के लिए, ताकि एक बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पर मिल सके। तो क्या नीड हो सकती है कि भाई टू रेगुलेट देयर वर्क एंड टू सुपरिटेंड द वर्कमैन, टू कीप कंट्रोल ओवर देम, उनके ऊपर कंट्रोल रखना और एक अच्छा खासा एक अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पर ले लेना। इस कारण से अलग अलग सुपरिटेंडेंट्स जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करे जा रहे हैं। ठीक है जी, अब ये तो बात हुई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहां पर आपको एक मैप दिया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो चलिए उन्हें लोकेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में। तो चोला, चेरा और पांड्यास आपको कहां पर दिखेंगे? चोला जो है वो यहां पर आपको नॉर्दर्न तमिलनाडु में, पांड्यास जो है वो आपको सदर्न तमिलनाडु में, और अगर हम बात करें चेरा की तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे केरला वाले एरिया में। उसके बाद बात हो रही है सातवाहनास की कि भाई सातवाहनास कहाँ है? तो सातवाहनास प्रेजेंट डे का जो डेक्कन वाला एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास वाला जो अगर आप देखेंगे एरिया, तो वहां पर आपको सातवाहनास देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है दैट शोज कि एनी 5 मेजर स्टेट्स को, जो आपको 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में से कोई भी 5 जो है वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो भाई यूपी में कई सारे हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूं तो भाई जो वेस्टर्न यूपी है, नॉर्दर्न यूपी है, वहां पर आप बोल सकते हो पंचाल है। ठीक है, यहाँ पर आपको कौशल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको अवंती देखने को मिल जाएगा, बिहार में आपको मगध देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वत्स देखने को मिल जाएगा ग्वालियर के आसपास। ठीक है, यहाँ पर आपको वत्स देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कई सारे महाजनपद हैं, सुरसेन वगैरह है जो आपको यहाँ पर राजस्थान के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग महाजनपद हैं जो आप अपनी चॉइस से यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का पूरा सेशन जिसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर ली। अगर आपको ऐसे लेक्चर पसंद आए तो जल्दी से कॉमेंट में लिख दीजिए कि अगला कौन सा चैप्टर है जो जिसके आप सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।